नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। क्या हुआ इन चुनावों में? क्या सिंह इज किंग मनमोहन सिंह चुनावों के मैदान में भी शेर साबित हो पाए? सत्ता के अंधेरे गलियारों में कौन किससे हाथ मिला रहा था? कांग्रेस के अंदर की गोटियां कैसे बिठाई जा रही थी? क्या विपक्ष कोई खास दाव लगाने वाला था? और क्या था जनता के मन में? कौन था जनता के दिल में? क्या हुआ? कैसे हुआ? आइए देखें सत्ता का संघर्ष एपिसोड 15। 2009 के आम चुनाव होने वाले थे, पर इन चुनावों की शुरुआत में ही एक विवाद उठ खड़ा हुआ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने 28 दिसंबर 2008 को कहा था कि चुनाव अप्रैल और मई 2009 के बीच होने की संभावना है, परंतु 31 जनवरी 2009 को गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से सिफारिश की कि चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया जाए। यह सिफारिश अपने आप में विवादास्पद थी, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि सीईसी के पास ऐसी एक तरफा सिफारिश करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार था या नहीं। चावला ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनसे कुछ महीने बाद सीईसी का पद संभालने की उम्मीद थी। अंततः 1 मार्च 2009 को राष्ट्रपति पाटिल ने चावला को हटाने की गोपाल स्वामी की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सरकार ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति पाटिल की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आयुक्त आम चुनाव के विवरण की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए। 2009 के आम चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा 2 मार्च 2009 को सीईसी गोपाल स्वामी द्वारा की गई। इसके बाद राष्ट्रपति भवन ने 4 मार्च 2009 को घोषणा की कि सीईसी गोपाल स्वामी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल 2009 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और नवीन चावला 21 अप्रैल 2009 से सीईसी का पद संभालेंगे। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह पहली बार था कि दो अलग अलग लोगों ने एक ही चुनाव के विभिन्न चरणों का निरीक्षण किया। चुनाव में उतरने वाले 4 गठबंधन या समूह थे। फर्स्ट, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, जिसे हम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए का गठन 2004 के आम चुनाव के बाद उन पार्टियों को एक साथ लाने के लिए किया गया था जिन्होंने या तो विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था या कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने के इच्छुक थी। हालांकि यूपीए को 14वीं लोकसभा में कभी भी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन वह वाम दलों सीपीआईएम, सीपीआई, एआईएफबी, आरएसपी के बाहरी समर्थन हासिल करके 2004 से 2009 तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही। अगस्त 2008 में वर्तमान सरकार के विश्वास मत की जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक बयान ने अटकलें लगाई कि यूपीए अगले चुनावों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करेगा। जहां डीएमके नेता एम करुणानिधि ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह का समर्थन किया, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी खुद को संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश की। 24 जनवरी 2009 को मनमोहन सिंह की एम्स में कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद कांग्रेस के भीतर और गठबंधन सहयोगियों के बीच वैकल्पिक पीएम उम्मीदवारों की अटकलें उठी। ऐसी अटकलों को शांत करने के प्रयास में 6 फरवरी 2009 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पत्रिका में यह लिखकर पुष्टि की कि मनमोहन सिंह यूपीए के पीएम उम्मीदवार होंगे। दूसरा था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। एनडीए का गठन 1998 के बाद हुआ था।
मुख्य विपक्षी दल भाजपा और उसके एनडीए गठबंधन सहयोगियों ने 11 दिसंबर 2007 को चुनाव से एक साल से अधिक समय पहले घोषणा की कि उम्मीदवार के लिए उनके उम्मीदवार भाजपा पार्टी के नेता आडवाणी होंगे, जो उस समय विपक्ष के नेता थे। 23 जनवरी 2008 को भाजपा और अन्य एनडीए दलों के नेताओं ने चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना उम्मीदवार चुना। तीसरा था तीसरा मोर्चा। चुनाव के लिए सीपीआईएम ने तीसरी मोर्चे के गठन का नेतृत्व किया। यह मोर्चा मूल रूप से उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का एक समूह था जो ना तो यूपीए में थे और ना ही एनडीए में थे। चौथा था, जिसे हम चौथा मोर्चा कहेंगे, समाजवादी पार्टी एसपी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी कांग्रेस के साथ सीट साझा करने के समझौते तक पहुंचने में विफल रहे और एक नया मोर्चा बनाने का फैसला किया। उनको उम्मीद थी कि वे चुनाव के बाद किंग मेकर बन सकते हैं। इस मोर्चे की घोषणा के बावजूद घटक दल यूपीए को अपना समर्थन देने की घोषणा करते रहे। चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 सीट, भारतीय जनता पार्टी 116 सीट, बहुजन समाज पार्टी 21 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16 सीट, समाजवादी पार्टी 23 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19 सीट, तेलुगु देशम पार्टी 6 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 9 सीट, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 18 सीट, एआईएडीएमके 9 सीट, बीजू जनता दल 14 सीट और जनता दल यूनाइटेड 20 सीट। नतीजों से आप देख ही सकते हैं कि यूपीए 543 निर्वाचित सदस्यों में से 322 के समर्थन से एक आरामदायक बहुमत हासिल करने में सक्षम था। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने सरकार बनाई। 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री बने, जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुने गए। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी एसपी, जनता दल सेक्युलर, जेडीएस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और अन्य छोटे दलों द्वारा बाहरी समर्थन प्रदान किया गया। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2009 को राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ अच्छी उपलब्धियां की, जैसे भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में उच्च विकास दर दिखाई। भारत ने 2011-12 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सीट ली। इस दौरान भारत हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। परंतु फिर अचानक ऐसी घटनाएं हुई कि मनमोहन सरकार लगातार संकटों में घिरती चली गई। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों ने 2010 में देश को झकझोर कर रख दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कॉमनवेल्थ कमेटी के अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के इन मामलों में बाद में जेल तक हुई। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम मामला आया। इसमें यूपीए के कई नेताओं का नाम आया कि उन्होंने कुछ खास टेलीकॉम ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटालों की बात सामने आने लगी। उस समय के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। सीएजी की रिपोर्ट ने जनता के मन में गहरे संदेह उत्पन्न कर दिए और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। इन सबके बीच 2011 के मध्य में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राज्य के भ्रष्टाचार के विरोध में दिल्ली में 12 दिनों की भूख हड़ताल की। बाद में इसमें कुछ और लोग भी जुड़ गए और एक लोकपाल बिल की मांग उठाने लगे, जिसमें ऐसी व्यवस्था की मांग की गई कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मामलों में उसके अंतर्गत लाया जा सके। जनता का ऐसा दबाव था कि सरकार ने एक जॉइंट कमेटी बनाई, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और जिसमें अन्ना भी सदस्य थे।
इस कमेटी को जन लोकपाल बिल बनाया था, पर बाद में जो बिल बना उसका सिविल सोसाइटी ने समर्थन नहीं किया क्योंकि वह उनकी मांगों को पूरा नहीं करता था। आंदोलन और आगे बढ़ गया, विरोध होते रहे। सरकार ने अंततः अपने बिल को पास करके लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में लागू कर दिया, परंतु प्रदर्शनकारी और जनता को इससे संतुष्टि नहीं मिली। इसके प्रावधान वैसे नहीं थे जैसे लोगों ने चाहे थे और इस घटनाक्रम से लोगों का सरकार के विरुद्ध गुस्सा बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटना ही नहीं चाहती। इसी दौरान एक और बहुत हृदय विदारक घटना घटी। 2012 में दिल्ली में एक भयावह सामूहिक बलात्कार हुआ। इसमें ऐसी निर्दयता बरती गई कि लोगों के दिल दहल उठे। भ्रष्टाचार और लोकपाल मामले से भड़की हुई जनता और भड़क उठी। लोग सड़कों पर निकल आए। सरकार नाकामयाब, थकी हुई, निर्दय और नाकाम नजर आ रही थी। लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा था। अभी यह सब चल ही रहा था कि अप्रैल 2013 में शारदा समूह के वित्तीय घोटाले का खुलासा हो गया। शारदा ग्रुप पूर्वी भारत में 200 से अधिक निजी कंपनियों का ग्रुप था। इस समूह ने करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों से करीब 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया और उसके बाद बर्बाद हो गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक के बाद एक घोटालों ने सरकार की कमर तोड़ दी थी। अगस्त सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पों में कम से कम 62 मौतें हुई, 93 घायल हुए और 50,000 से अधिक विस्थापित हुए। आप देख सकते हैं कि कैसे इन सब घटनाओं के चलते यूपीए की सरकार लड़खड़ाने लगी। ऐसे में सरकार के 5 साल पूरे भी हो रहे थे और अगले चुनाव पास थे। इस लोकसभा के लिए चुनाव अप्रैल मई 2009 में हुए थे, इसलिए इसके 5 साल 31 मई 2014 को वैसे भी पूरे होने थे। इसलिए अगले चुनाव अप्रैल मई 2014 में आदेशित हुए। तो अगले चुनाव होने थे 16वीं लोकसभा के लिए। क्या हुआ उनमें? क्या मनमोहन एक बार फिर वापसी कर पाए? क्या दूसरे कार्यकाल में लगे दागों से कांग्रेस उबर पाई? क्या राजनीति के बीहड़ में सनसनाती तेज हवाओं के रुख को समझ पाई कांग्रेस? क्या कांग्रेस के जहाज का मस्तूल आने वाली राजनीतिक आंधी के जोर को संभाल पाया? क्या आसन्न जनता ने कांग्रेस को दिया एक और मौका या फिर हुआ कुछ और? क्या हुआ, कैसे हुआ, देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड सत्ता का संघर्ष एपिसोड 16।